हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। वेलकम्स यू इन गेट मास्टर्स। गेट मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने लिमिट स्टेट स्टार्ट किया था और उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट था लिमिट स्टेट का वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम एनालिसिस करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड इंस्ट्रक्शन का। जैसा कि हमने आपको कल बताया भी था कि आज के जो सेशन रहेंगे उसमें हम सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके उसके अंदर जो भी बातें हैं वो सब जानेंगे। उससे पहले लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस हमने पढ़ लिया है और लिमिट स्टेट अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको दोनों में कुछ डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या डिफरेंस दोनों में है और क्यों हम वर्किंग स्ट्रेस को अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वो एक ट्रेडिशनल मेथड क्यों हो गया है। तो ये सब बातें आपको जानना जरूरी है। और इसका जो मेन जो फैक्ट है वो ये है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं, लोड के लिए भी और मटेरियल के लिए भी। तो यहाँ से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यहाँ पे यूज होता है और वहां पे टोटल जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था वो हम यूज करते थे। और इसमें जो है लिमिट स्टेट में जो डिजाइन होता है अल्टीमेट लोड के बेसिस पर डिजाइन किया जाता है स्ट्रक्चर को। कोई भी स्ट्रक्चर है हमारा वो जो है अल्टीमेट लोड के बेसिस पे डिजाइन किया जाता है। लेकिन जो वर्किंग स्ट्रेस था वहां पे हमारा वर्किंग जो लोड है उसको मान करके उसको कंसीडर करके हम लोग सेक्शन का डिजाइन करते थे। और आपको पता होगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो है कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था वो लगभग 3 के आसपास था। ठीक है, कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगभग 3 के आसपास था और स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था वो 1.8 था। ठीक है, लेकिन एलएसएम में यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए, क्योंकि पार्शियल हम लोग यूज करते हैं, तो ये घट के आ जाता है 1.5 पर और ये आ जाता है 1.15 पर। ठीक है, तो इतना आपको बहुत डिफरेंस है। इसके कारण जो है हमारा वो सेक्शन जो था ये हम इकोनॉमिकल रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट स्टेट मेथड है इसीलिए हम लोग यूज करते हैं और उसको जो है वो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मेन बातें थी जिसके कारण ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो अब ट्रेडिशनल हो गया है, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट पे। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी हमारा सेक्शन है वो कितना लोड बियर कर सकता है। ठीक है, उसका कैपेसिटी कितना है लोड बियर करने का। लोड को अगर कहें तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट के टर्म में उसको बता सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कोई भी हमारा सेक्शन है वो कितना बेंडिंग मोमेंट रेसिस्ट कर सकता है और मतलब उसका फेलियर कहाँ पे होगा। ठीक है, उससे कम लोड पे हम लोग स्ट्रक्चर को चला सकते हैं, वहां तक कम चला सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि मोमेंट रेसिस्ट करने की कैपेसिटी। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किसी सेक्शन का निकालना, फाइंड करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालिसिस करना। तो एनालिसिस के लिए कोई भी सेक्शन है, देखिए जैसे ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका विड्थ स्मॉल बी है और इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है। स्टील जो है टेंशन साइड में दिया गया है AST। ठीक है, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बता दिया था कि लीनियर होता है और यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर पे कितना स्ट्रेन होगा 0.0035 और यहाँ पे स्टील में एप्सिलॉन S। ठीक है, और स्ट्रेस वेरिएशन जो होता है, स्ट्रेस वेरिएशन 0.002 स्ट्रेन तक, यानी कि 0.2%, इसको 0.2% भी बोल सकते हैं। तो 0.2% स्ट्रेन तक जो होता है स्ट्रेस का वेरिएशन कंक्रीट में वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोलिक स्ट्रेस का वेरिएशन जो होता है पैराबोलिक होता है कहाँ तक, 0.2% स्ट्रेन तक। और उसके बाद लीनियर हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है कहाँ तक, एक्सट्रीम फाइबर तक। ठीक है, यानी कि अगर ये पैराबोलिक 0 से लेकर के 0.45 FC के तक बढ़ा या वो तब तक कितना स्ट्रेन दिया 0.2%। उसके बाद अगर हम स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाएं तो वो जो है 0.45 FC के पर भी अगर उसको रखें तो वो क्या होगा, अपने एक्सट्रीम फाइबर पे पहुंच जाएगा, यानी कि उसमें 0.35% जो है स्ट्रेन हो जाएगा, यानी कि 0.0035 स्ट्रेन हो जाएगा उसमें।
तो हमने कंप्रेसिव फोर्स दोनों सेक्शन का, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, ये एक पैराबोलिक सेक्शन हो गया, दोनों का हमने कल निकाला था C1 C2, दोनों का सेंट्रॉइड भी हमने निकाला था x1 बार x2 बार। उसी के हेल्प से हमने टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाला था। टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमने निकाला था, और उसका जो है टोटल कंप्रेसिव फोर्स, नेट कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, उसका हमने CG भी बताया था आपको। तो यहाँ पे उसका जो CG था वो था कितना, 0.42x। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0.42x है CG इसका नेट कंप्रेसिव फोर्स का, और नेट कंप्रेसिव फोर्स का जो वैल्यू आया था 0.36 FCK इंटू BX। ठीक है, B यहाँ पे विड्थ है और X जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंप्रेसिव फोर्स का वैल्यू हमने निकाल लिया था, और इसका कहाँ पे एक्ट करेगा वो पॉइंट हमने निकाल लिया था। और उसके बाद टेंसाइल फोर्स जो है, टेंसाइल फोर्स का वैल्यू भी हमने निकाला था 0.87 FY AST। ठीक है, 0.87 FY स्ट्रेस होगा जो स्टील में लगेगा, और स्टील का एरिया कितना है AST, तो कितना हो जाएगा 0.87 FY AST टोटल टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं, हम लोग वर्किंग स्ट्रेस में पढ़ चुके हैं कि जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म या फिर कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कौन से तरीके से निकालना है, वो डिपेंड करता है किस पे, तो वो डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे कि जो फेलियर है हमारा, जो सेक्शन है, सॉरी सेक्शन जो है हमारा ओवर एनफोर्स्ड है या अंडर एनफोर्स्ड है या बैलेंस है, ये ठीक है। इन बातों पे डिपेंड करता है कि जो है हमारा जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो हम किस साइड से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने ओवरव्यू इसका बता दिया। यहाँ के अगर अपने आपको अगर समझ में आ भी गया होगा, यानी कि अगर आपने पहले कभी पढ़ा भी होगा, तो आप इतना सुन करके आप मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। उससे पहले जो है हम आपको एक बताना चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसका निकालने का तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ रहेगा सेक्शन का, और जो कंक्रीट और स्टील का ग्रेड भी क्वेश्चन में प्रोवाइड होता है, या फिर हमारे पास जो अवेलेबल है स्टील और कंक्रीट जो हमें डिजाइन करना है वो सब हमें पता होता है। तो हमें स्टील का ग्रेड चाहिए और सेक्शन का डायमेंशन चाहिए, यानी विड्थ और डेप्थ चाहिए। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ अल्टीमेट जो लिमिटिंग मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो निकालेंगे। ठीक है, एक्सयू लिमिटिंग भी उसको बोलते हैं, एक्स लिमिटिंग भी बोलते हैं। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पहले निकालेंगे। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पे एक तरह से बोल सकते हैं बैलेंस्ड सेक्शन का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वही लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, उस सेक्शन पे कंप्रेशन और टेंशन दोनों फोर्स जो होता है बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसमें बात। और दोनों जो फेलियर होगा, लिमिटिंग वैल्यू अगर है हमारा न्यूट्रल एक्सिस का, तो उसके इसमें दोनों कंक्रीट और स्टील दोनों साइमल्टेनियसली फेल करेगा, जैसा कि बैलेंस सेक्शन में फेल होता है। अब बात करेंगे, ये देखिए ये हम कैसे निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो उसके लिए हमने कल बताया था आपको कि उसके लिए एक ठीक ठाक फार्मूला आया था, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया था Fy का सबके साथ। तो Fy और Es का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है 2 × 10⁵ वो हमने पुट करके, और सारे ग्रेड के लिए जैसे Fe250 है तो उसके लिए 0.53D हो गया था, और Fe415 है तो उसके लिए 0.48D हो गया था, और Fe500 है तो उसके लिए 0.46D हो गया था। तो यहाँ से हम अगर हमें कंक्रीट और स्टील का, यानी कि स्टील का ग्रेड हमें सिर्फ पता चल जाए और इफेक्टिव डेप्थ पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, और सेकंड स्टेप हमारा रहेगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना। एक्चुअल, ये तो लिमिटिंग सेक्शन के लिए था ना, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अब हमें निकालना होगा कि रियल में जो है हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, नेट कंप्रेशन को टेंशन के बराबर करेंगे। ठीक है, कंप्रेशन को टेंशन, कंप्रेसिव फोर्स कितना है 0.36 FCK BX, उसको बराबर करना है, इक्वल टू करना किसके 0.87 FY AST के। ठीक, यहां से क्या होगा, हमारे पास x निकल जाएगा, x क्या आ जाएगा 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यहां से ये हो गया। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गया।
तो दोनों वैल्यू ये हमारे पास क्वेश्चन में जो है, हमारे पास अगर स्टील का ग्रेड है, कितना स्टील लेना है, वो है कंक्रीट का ग्रेड और डायमेंशन, ठीक है, ये सब कुछ पता है, हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। और सेक्शन को देख कर यहाँ पे लिमिटिंग के साथ कंपेयर करेंगे, उसको कंपेयर करके देखेंगे कि सेक्शन क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड है या फिर बैलेंस है या फिर ओवर रेनफोर्स्ड है। अंडर कब होगा, ओवर का बैलेंस कब होगा, ओवर कब होगा, तो अंडर कब होगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन लिमिटिंग हो, और एक्स अगर बराबर हो लिमिटिंग के तो क्या होगा, बैलेंस होगा, ये क्या होगा, अंडर रेनफोर्स्ड होगा। और अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन एक्स लिमिटिंग हो तो उस केस में ओवर रेनफोर्स्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां तक ये स्टेप हम कर लेंगे। और उसके बाद अगर सेक्शन हमारा ये एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन एक्स लिमिटिंग हो जाए तो उसके इसमें हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड हो जाएगा। मीन्स जो फेलियर है वो ब्रिटल फेलियर हो जाएगा, कंक्रीट का फेलियर पहले हो जाएगा, जो कि हम कभी प्रेफर नहीं करेंगे कंक्रीट का फेलियर पहले हो। हम चाहेंगे हमेशा जो है स्टील पहले फेल करे, और बहुत हो तो स्टील और कंक्रीट साथ फेल कर जाए वो मंजूर है हमें, लेकिन कंक्रीट पहले फेल करे वो हमें मंजूर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर हमें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने से पहले अगर मान लीजिए हमारा सेक्शन जो है वो ओवर एनफोर्स्ड आ जाए, ठीक है, सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड अगर आ जाए तो क्या ये वैल्यू एक्स का ये सही है, नहीं है, क्योंकि उस समय जो है कंक्रीट हमारा फेल करेगा पहले, और स्टील में हमारे पास स्ट्रेंथ जो है उसका बचा हुआ रहेगा, पूरा स्ट्रेंथ उसका यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है 0.87 FY स्ट्रेंथ उसका नहीं पहुंच पाएगा वहां तक, तो 0.7 FY स्ट्रेस जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। तो उसके बाद उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि जैसे मान लीजिए इसके बदले इस केस में क्या करेंगे, कंक्रीट में स्ट्रेस मान लीजिए FST आ गया, ठीक, FST, इसके बदले हम मान लीजिए कि कुछ स्ट्रेस जो है कंक्रीट में सॉरी स्टील में आ गया, आएगा ही, कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो आएगा। इस केस की बात करना है, ओवर के केस में। अंडर और बैलेंस में तो दोनों केस में क्या करेगा, स्टील फेल करेगा, स्टील में 0.87 FY स्ट्रेस पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में ओवर रेनफोर्स में स्टील हमारे परमिसिबल पे नहीं पहुंचेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे मान लेंगे कुछ स्ट्रेस FST है इसके अंदर, और फिर हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारा ओवर एनफोर्स के केस में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक्स का वैल्यू कैसे, ये FST इंटू AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। और कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ वैल्यू जो है एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, कुछ वैल्यू जो है एक्स का एज्यूम करके और यहाँ पे देख लेंगे जो हमारा जो वैल्यू है एक्स का वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हालांकि इस सेक्शन को हम डिजाइन नहीं करेंगे, किसी भी हाल में हम ओवर रेनफोर्स्ड नहीं जाएंगे ओवर रेनफोर्स्ड के पास, ठीक है, ये हमें किसी भी हाल में इस सेक्शन को डिजाइन नहीं करना है। अगर ऐसा कंडीशन हो ओवर एनफोर्स्ड का सेक्शन का अगर उतना मोमेंट आ जाए कि हमें इतना स्टील कम से कम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तभी हमारा सेक्शन जो है वो क्या होगा, मतलब वो सेक्शन सेफ हो पाएगा। तो उस केस में हम ओवर डिजाइन नहीं करके क्या करेंगे, डबली रेनफोर्स्ड पे चले जाएंगे, यानी कि टेंशन साइड में उतना स्टील तो देना ही पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कंप्रेशन साइड में भी ASC जिसको बोलते हैं वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपने देखा होगा वर्किंग स्टेशन में पढ़ा था, तो उसमें भी यही किया था हमने। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट में, सब कुछ डिजाइन का तरीका सब कुछ वही है, सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत प्रिंसिपल चेंज हुआ है। और स्ट्रेस का वैल्यू कुछ खास नहीं, सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यहाँ पे मामला है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहां पे फुल लेते थे 1.8 और 3 तक लेते थे, यहाँ पे 1.5 और 1.15 ले रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम हमारा फाइनल मोटो क्या है, फाइनल मोटो है हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो अब हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, C इंटू Z और T इंटू Z, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स को उसका जो है
लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर टेंसाइल फोर्स को उसके लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, MOR इक्वल टू CZ और TZ। ठीक है, तो CZ क्या होगा, C क्या है, C क्या है, C कितना है 0.36 FCK इंटू DX। ठीक है, ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया, लीवर आर्म हो जाएगा इंटू D माइनस 0.42x, ये लीवर आर्म हो गया। ठीक है, और TZ क्या हो जाएगा 0.87 FY AST, ये टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 इंटू x। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है, कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ये हालांकि सेक्शन ऑल सेक्शन के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल सेक्शन, लेकिन हम लोग यहां से कभी नहीं निकालेंगे। ये जो है हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि यहां से निकालें। ठीक है, और ये किसके लिए है, हमने बताया था कि आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस उसी साइड से निकालेंगे जो सेक्शन हमारा पहले फेल करे। ठीक है, तो टेंशन मतलब स्टील। ठीक है, टेंशन मतलब स्टील। स्टील हमारा फेल किस केस में करता है, तो पहला केस है स्टील फेल करने का जब सेक्शन हमारा अंडर एनफोर्स्ड है। ठीक, सेकेंड है बैलेंस हो, बैलेंस में कंक्रीट और स्टील दोनों साइमल्टेनियसली फेल करते हैं, लेकिन चूंकि कंक्रीट जो है उसमें डक्टाइल ब्रिटल फेलियर होता है, इसीलिए, और स्टील में जो है वो डक्टाइल फेलियर होता है, और दोनों को एक साथ फेल करना है, तो स्टील जो है पहले से फेल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फेल जब कंक्रीट फेल करेगा उससे पहले से स्टील फेल करना स्टार्ट हो जाएगा और हमें सफिशिएंट वार्निंग हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस केस में भी बैलेंस में भी डक्टाइल फेलियर ही होगा। तो ये किसके लिए है वैल्यू, ये है अंडर एनफोर्स्ड एंड बैलेंस सेक्शन के लिए, क्योंकि इन दोनों में जो है हम मानते हैं कि कंक्रीट स्टील पहले फेल कर रहा है, और इसमें जो है कंक्रीट की बात है, कंक्रीट की तरफ से हम लोग निकालें, कंक्रीट सिर्फ एक केस में पहले फेल करता है, वो भी ओवर एनफोर्स सेक्शन में, और ओवर एनफोर्स हम डिजाइन करते नहीं है, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूला को याद नहीं रखेंगे। अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं, बाकी जो है तरीका वही है सब कुछ का। तो इस तरीके से जो है हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे और उससे आगे के काम करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे इसके केस में निकालें हम, यहाँ से MOR हमारा क्या हो जाएगा, MOR 0.87 FY AST इंटू D माइनस x का वैल्यू 0.42 पहले पुट कीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू हमने क्या निकाला था, ये टेंशन को और कंप्रेशन को बराबर करके 0.87 FY AST, ये टेंसाइल फोर्स हो गया, उसमें डिवाइड करना है कंप्रेसिव फोर्स से, तो 0.36 FCK इंटू B, x भी होगा लेकिन x इक्वल टू में चला गया, तो x के जगह पे हम इतना कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीवर आर्म। इस तरीके से जो है हमारा आ जाएगा 0.87 FY AST इंटू D माइनस FY AST बाय FCK इंटू B। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.36 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 0.87 इंटू 0.42 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको 0.36 आ जाएगा। तो 0.36 से 0.36 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा FY AST बाई FCK इंटू B आ जाएगा सिर्फ। और यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0. ये एक तरीका ये हो गया, या फिर दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि इसको जो है यही तरीका हम लोग लेंगे। स्टील है ना, तो हाँ स्टील फेल करेगा पहले, यानी बैलेंस और अंडर एनफोर्स का सेक्शन है, तो हम इस तरीके से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किसके लिए, अंडर एनफोर्स्ड या फिर बैलेंस सेक्शन के लिए। और बैलेंस सेक्शन में हमें पता है कि जब x का वैल्यू एक्चुअल लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में जो है हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये जनरली ये जो है
अंडर एनफोर्स के लिए बोल सकते हैं। बैलेंस के लिए भी है, तो लेकिन बैलेंस के केस में हमें एक्स की जगह एक्सयू लिमिटिंग पुट करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है हमें। अभी जो नेक्स्ट केस है हम लोग उसको क्या करेंगे, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो आपको दिखा देते हैं। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में दो बातें ध्यान रखना है, एक्स की जगह कुछ नहीं एक्स यू लिमिटिंग और एएसटी की जगह एएसटी लिमिटिंग। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पुट कर देना है। तो यहां से जो हमारा एमओआर निकलेगा, जो एमओआर हमने पहले निकाला था, वो जो एमओआर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एमओआर लिमिटिंग के बराबर। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। जो एमओआर है उसको हम अगर फाइनली अगर देखें उस टाइम में वहां पे, तो एमओआर जो है एक यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, एमओआर को लिख सकते हैं 0.36 इंटू एक्स बाई डी। ये आ जाएगा वहां से, आपको इधर उधर कीजिएगा तो 1 माइनस 0.42 इंटू एक्स बाई डी इंटू एफ सी के बी डी स्क्वायर, इस फॉर्म में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको जो है कहीं कहीं आर यू से भी डिनोट करते हैं, यहां तक इसको आर यू से भी डिनोट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी के हेल्प से आर यू बी डी स्क्वायर भी के टर्म में भी हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लिमिटिंग। ये अगर लिमिटिंग हो जाएगा तो ये अगर एमओआर लिमिटिंग निकालना है तो क्या करेंगे, इसको आर यू नहीं पुट करते हैं। लिमिटिंग सेक्शन में क्या होता है हमारा एक्स भी एक्स लिमिटिंग में फिक्स हो जाता है। तो एमओआर लिमिटिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.36 एक्स की जगह एक्स यू लिमिटिंग बाई डी, तो वही है क्योंकि जो है एक्स यू लिमिटिंग किसके फॉर्म में है, डी के फॉर्म में है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक्स बाई डी ये भी कांस्टेंट है, और एफ सी के भी किसी एक कंक्रीट के लिए कांस्टेंट ही होगा, तो इसको हम लोग कांस्टेंट ही एक तरीके से मान लेंगे। 0.42 इंटू एक्स लिमिटिंग बाई डी, ठीक है, इंटू एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो इस सेक्शन में जो हमारा बैलेंस्ड सेक्शन होगा उस केस में हम उसको आर यू मानेंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग आर यू इसको पुट करते हैं, और एमओआर लिमिटिंग को हम लोग आर यू बी डी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर यू बी डी स्क्वायर होगा, जहां आर यू जो है 0.36 इंटू एक्स लिमिटिंग बाई डी इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू एक्स लिमिटिंग बाई डी इंटू एफ सी के, ये होता है आर यू का वैल्यू। अब जो है ये आर यू किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे क्या ये स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्स बाई डी जो है वो एक्स बाई डी अगर एक्स लिमिटिंग बाई डी करें तो 0.53 कहाँ से आया, उसमें स्टील का ग्रेड छिपा हुआ है। तो ये जो स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है, प्लस ये कंक्रीट के भी ग्रेड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए एफ सी के, तो कंक्रीट के ग्रेड पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है आर यू जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो है डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है, दोनों के ग्रेड पर डिपेंड करता है। तो ये हो गई मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए जो हमारा सेक्शन होता है ओवर एनफोर्स्ड की बात करते हैं, तो ओवर एनफोर्स्ड में कंक्रीट जो है फेल कर जाएगा, किसी एक टाइम पर जाकर के पहले कंक्रीट फेल कर जाएगा। तो कंक्रीट जब फेल करे और उसी टाइम में जो है हमारे पास स्टील में भी कुछ स्ट्रेस आया होगा, ठीक है, तो वो कितना स्ट्रेस होगा, यानी कि स्टील जो मोमेंट उस टाइम में जो रेसिस्ट कर रहा होगा स्टील, वो कितना मोमेंट रेसिस्ट कर रहा होगा, लगभग बैलेंस्ड सेक्शन। अगर मान लीजिए बैलेंस्ड सेक्शन अगर वो रहता है, यानी कि स्टील कम रहता है उसमें थोड़ा सा कम बैलेंस के बराबर, तो उसमें जो फेलियर होता वो दोनों का होता है एक साथ। तो उस केस में जब, क्योंकि कंक्रीट तो उस टाइम में फेल करता है लेकिन स्टील भी फेल कर जाता है, तो कंक्रीट के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं किया, स्टील को क्या किया, स्टील को बढ़ा दिया। तो स्टील को बढ़ाने पे क्या होगा, स्टील फेल हमारा नहीं करेगा। लेकिन उस टाइम में तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि उस टाइम में हमारा स्ट्रेस कितना आएगा स्टील में। तो
ये हम जो है इसके वैल्यू पे निकाल सकते हैं। तो और यानी कि उसका मोमेंट किस टाइम में कितना रेसिस्ट कर रहा होगा, तो वो जो मोमेंट होगा वो लिमिटिंग मोमेंट जितना होता है बैलेंस सेक्शन का मोमेंट, उतना मोमेंट ये रेसिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, मोमेंट तो उतना ही आएगा। तो ओवर एनफोर्स्ड के केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमारा MU लिमिटिंग ही लेंगे, क्योंकि लिमिटिंग पर जाकर के ही हमारा जो है कंक्रीट फेल कर जाएगा। अगर फेल कर जाएगा तो हमारे पास स्टील रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है, उसका यूज भी नहीं है। इस तरीके से जो है अगर हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्स्ड है तो उस केस में हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के वैल्यू के बराबर लेंगे। अब बात आती है कि लिमिटिंग जो है परसेंटेज टेंसाइल स्टील हम लोग कितना लेते हैं लिमिटिंग के केस में। तो लिमिटिंग के केस में हम लोग परसेंटेज टेंसाइल ऑफ स्टील जो लेते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं, ये हम आपको अभी बता दे रहे हैं। यानी कि जो हमारा बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन के केस में हमें कितना स्टील की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है AST लिमिटिंग डिवाइडेड बाय B इंटू D इंटू 100, इसको हम लोग बोलते हैं PT लिमिटिंग। PT लिमिटिंग मीन्स परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग टेंसाइल एनफोर्समेंट डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, ये PT है, मतलब कम से कम लिमिटिंग के केस में कम से कम हमें कितना परसेंट स्टील चाहिए होगा। तो कितना परसेंट स्टील चाहिए, तो ये जो स्टील है मान लीजिए जितना स्टील चाहिए वो AST हो गया और टोटल सेक्शन हमारा BD है, तो उसके एरिया से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट। ठीक है, लिमिटिंग टेंसाइल एनफोर्समेंट। तो यहां से जो है हम AST लिमिटिंग निकालें तो आ जाएगा हमारा यहाँ से, मतलब AST लिमिटिंग का वैल्यू हम लोग कहाँ से लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिमिटिंग टेंसाइल एनफोर्समेंट अगर हमें निकालना होगा, क्वेश्चन में बोला कि ये भी निकालिए, तो AST लिमिटिंग हमें सबसे पहले निकालना होगा, उसमें BD से डिवाइड करना होगा। तो AST लिमिटिंग हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो AST लिमिटिंग जो है वही जो C इंटू टी करके, C इक्वल टू टी करके, यानी कि बैलेंस सेक्शन में C इक्वल टू टी होगा, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, तो वहां से जो AST निकलेगा वही होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से बोल 0.36 FCK इंटू B इंटू X लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.87 FY AST। यहाँ पे जो AST होगा लिमिटिंग के केस में ये AST लिमिटिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग AST लिमिटिंग निकाल सकते हैं, और AST लिमिटिंग का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0.36 FCK B इंटू X लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू FY। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ से इसका वैल्यू अगर यहाँ हम पुट कर दें तो फाइनली जो है अगर हम इसका ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.36 FCK B इंटू X लिमिटिंग डिवाइडेड बाई 0.87 FY, और नीचे BD भी डाल दें, BD इंटू 100। ठीक, B से B कैंसिल हो गया। ठीक है, और X बाई डी जो है, X बाई डी किस पर डिपेंड करेगा, जो स्टील है हमारा, स्टील का ग्रेड दिया हुआ रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं 0.36 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा 0.36 यानी कि 36 हो जाएगा, इसको हटा करके 36 कर दीजिए, तो 36 में अगर 0.87 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 41.379। ठीक है, 41.379 इंटू FCK अपॉन FY इंटू X लिमिटिंग बाय D, यही क्या हो जाएगा हमारा PT लिमिटिंग के बराबर। ठीक है, PT लिमिटिंग के बराबर ये हमारा आ जाएगा। और कोड में जो है कुछ मतलब अगर हमें FCK और FY दिया हुआ रहेगा तो
स्टील और कंक्रीट का ग्रेड अगर हमें दे दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ अगर स्टील का भी ग्रेड हमें दे दिया जाएगा, ठीक है, सिर्फ अगर FY भी हमें दे दिया जाएगा तो PT जो है वो FCK के टर्म में हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अगर FY दिया रहेगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा x/d, जैसे 250 के लिए 0.53 हो जाएगा कांस्टेंट, उसी तरह से FY का भी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से जो है PT लिमिटिंग का वैल्यू तीनों कंक्रीट के लिए, जैसे FE 250 हो गया, FE 415 हो गया और FE 500 हो गया, ये तीनों के केस में जो है ये फिक्स रहता है, मतलब FCK के टर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है जैसे FE 250 है तो उसके लिए ये आएगा 0.0088 FCK, और इसके लिए 415 के लिए 048 FCK, और 500 के लिए 0.038 FCK, 0.088, 0.048 और 0.038 FCK। तो ये सब आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम PT लिमिटिंग भी निकाल सकते हैं, यानी कि परसेंटेज ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट लिमिटिंग के सेक्शन के केस में कितना परसेंट हमारा स्टील रहेगा। और भी बातें हैं, हम लोग ये एनालिसिस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आगे जो है यानी कि नेक्स्ट जो कल हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग डिजाइन पढ़ेंगे, डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, ये हम कल के वीडियो में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube के चैनल को गेट मास्टर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे जो वीडियो है उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब किया कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।